एपिसोड 1 में हमने सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन किया और फिर जाना कि रेजिन किसे कहते हैं और इपॉक्सी रेजिन और यूवी रेजिन में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम महमूद एंड वेलकम टू रेजिन आर्ट कोर्स बाय मरियम क्रिएशंस। रेजिन आर्ट में जो सबसे मेन चीज है वो है रेजिन, और जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिन की 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इपॉक्सी रेजिन, नंबर 2 यूवी रेजिन। और अगर आपने एपिसोड 1 ध्यान से समझी होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूवी रेजिन को स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि यूवी रेजिन को क्यों लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया था, लेकिन किसी का भी जवाब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। चलिए मैं इसका जवाब खुद देती हूँ। यूवी रेजिन इपॉक्सी रेजिन से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इपॉक्सी रेजिन आजकल 2500 की 750 ग्राम आती है, जबकि यूवी रेजिन 2500 की जस्ट 100 ग्राम आती है। जितनी लार्ज प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ज्यादा यूवी रेजिन इस्तेमाल होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूवी रेजिन को क्योर करने के लिए यूवी लैंप के नीचे रखा जाता है। यूवी लैंप के डिफरेंट साइजेस होते हैं, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। स्मॉल साइज का यूवी लैंप जो ज्वेलरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1450 है। चलो अगर हम पैसे जाया करके यूवी लैंप और यूवी रेजिन खरीद ही लेते हैं और यूवी रेजिन से कोस्टर या ट्रे बनाने के लिए यूवी रेजिन को मोल्ड में डालते हैं और मोल्ड को यूवी लैंप के नीचे रख देते हैं, तो यूवी रेजिन ऊपर से तो क्योर हो ही जाएगी, लेकिन थिकनेस की वजह से नीचे से क्योर होने से पहले ही ऊपर से ओवरहीट की वजह से येलो होना शुरू हो जाएगी। अगर अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि यूवी रेजिन से हम लार्ज प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकते, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। यूवी रेजिन से हम लार्ज प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। चले मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मोल्ड में पतली लेयर यूवी रेजिन की डाली जाए और फिर यूवी लैंप के नीचे रख के क्योर किया जाए और क्योर होने के बाद दोबारा उसके ऊपर पतली लेयर यूवी रेजिन की डाली जाए और फिर दोबारा से क्योर किया जाए और तब तक इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखा जाए जब तक मोल्ड कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। इस टेक्निक से आप मल्टीपल थिन लेयर्स लगा के यूवी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे इपॉक्सी रेजिन को यूज करके आता है। मींस इतनी मेहनत और इतना एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करने के बाद भी रिजल्ट वैसा ही आएगा जो इपॉक्सी रेजिन को यूज करके आता है। इससे अच्छा इपॉक्सी रेजिन को लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए क्यों ही इस्तेमाल ना कर लिया जाए। मैं तो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूवी रेजिन रिकमेंड नहीं करती। आगे ही रेजिन प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर यूवी रेजिन से बनाकर सेल करेंगे तो प्राइसेस और डबल हो जाएंगे, और जो चीज क्लाइंट को हाफ प्राइस में दूसरों से मिल रही होगी वो कभी भी आपसे परचेज नहीं करेगा। हाँ, आप ज्वेलरीज के कीचेन्स के टॉप कोटिंग के लिए यूवी रेजिन इस्तेमाल करेंगे तो टाइम भी बहुत बच जाएगा, और दूसरा ये कि यूवी रेजिन एक्स्ट्रा क्लियर होती है, इसलिए आपके प्रोडक्ट में फिनिशिंग और नीटनेस ज्यादा आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को क्यों लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी। इपॉक्सी रेजिन से बनाई हुई प्रोडक्ट्स मजबूत होती हैं और लंबे अरसे तक चलती हैं। नंबर 2 लार्ज कवरेज। इपॉक्सी रेजिन ज्यादा क्वांटिटी में डाली जा सकती है, जिससे बड़ी सरफेसेस आसानी से कवर हो सकती हैं। नंबर 3 सेल्फ क्योरिंग। सबसे मेन रीजन ये है कि इपॉक्सी रेजिन को क्योर करने के लिए किसी लैंप या किसी और चीज के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि अगर इपॉक्सी रेजिन के पार्ट ए और पार्ट बी को ठीक से मिक्स किया जाए तो वो खुद ही 40 मिनट बाद क्योर होना शुरू हो जाती है और 24 घंटे तक कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का क्या मतलब है। इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का एक तरीका होता है, चलिए आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले तो इपॉक्सी रेजिन के पार्ट ए पार्ट बी मींस रेजिन और हार्डनर दोनों को एक्यूरेट मेजर किया जाए। मींस अगर इपॉक्सी रेजिन 1:1 है तो रेजिन और हार्डनर की एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी रखी जाए, और अगर इपॉक्सी रेजिन 2:1 है तो ठीक से मेजर करके रेजिन की क्वांटिटी हार्डनर से डबल रखी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एपिसोड 1 में 1:2 का बताया था, ये 2:1 कहाँ से आ गया। 1:2 और 2:1 दोनों का सेम ही मतलब है, यानी कि रेजिन की क्वांटिटी हार्डनर से डबल डाली जाए। इसी तरह 1:3 और 3:1 का भी सेम ही मतलब है, यानी रेजिन हार्डनर से ट्रिपल क्वांटिटी में डलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इपॉक्सी रेजिन कौन से रेशो वाली है। जो इपॉक्सी रेजिन का बॉक्स या बोटल्स होती है उस पर रेशो लिखी होती है, और अगर ना लिखी हो तो आप जहाँ से रेजिन परचेज करते हैं आप उनसे रेशो लाजमी पूछ लीजिएगा, वो आपको ठीक से गाइड कर देंगे। अब सवाल ये है कि रेशो तो आपको पता चल गई, लेकिन अब एक्यूरेट क्वांटिटी कैसे मेजर की जाए। ज्यादातर रेजिन्स 2:1 होती हैं, इसलिए मैं 2:1 मेजर करना सिखाऊंगी। प्रोफेशनली मेजरिंग के 2 तरीके हैं।
एक वेट मशीन से, दूसरा सिलिकॉन मेजरिंग कप से। वेट मशीन से मेजर करने के लिए हमें एक तो वेट मशीन चाहिए, इसके अलावा हमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए। सबसे पहले ग्लास को मशीन के ऊपर रखना है और वेट 0 पर सेट कर लेना है। ध्यान रहे कि ग्लास क्लीन और ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आपने ग्लास में रेजिन डालनी है। रेजिन डालने के बाद वेट ध्यान से देख लेना है और मशीन दोबारा 0 पर सेट कर देनी है। अगर रेजिन का वेट 60 ग्राम था, यानी उससे हाफ 30 ग्राम हार्डनर आपने रेजिन में डालना है। अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन मेजरिंग कप की। सबसे पहले तो कप क्लीन और ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आपने कप को किसी प्लेन सरफेस पर रखना है और फिर आपने उसमें रेजिन डालनी है। अगर आपने रेजिन 20 ग्राम डाली है तो उससे हाफ यानी 10 ग्राम हार्डनर रेजिन में डलेगा। वेट मशीन में तो हमारे पास ऑप्शन होता है वेट 0 पर सेट करने का, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन मेजरिंग कप को यूज करने के लिए हमें थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ता है। यानी 20 ग्राम रेजिन ऑलरेडी कप में है, अब आप इसमें 10 ग्राम हार्डनर डालेंगे तो टोटल वॉल्यूम 30 ग्राम हो जाएगा। मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का मजा जब आता है जब आपको सारी डिटेल्स पता हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या अगर हमारे पास ये चीज ना हो तो इसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। स्मॉल साइज वाली वेट मशीन ऑलमोस्ट 900 की आ जाती है, जबकि थोड़े बड़े साइज की 10 kg मेजरमेंट वाली ऑलमोस्ट 1300 की आती है। और सिलिकॉन मेजरिंग कप्स के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। 100 ml का ऑलमोस्ट 550 का आ जाता है, जबकि 250 ml का ऑलमोस्ट 900 का आता है। अच्छा, ये तो हो गए दो प्रोफेशनली मेजरिंग के तरीके। अब बात कर लेते हैं एक जुगाड़ू तरीके की। अगर आपके पास वेट मशीन या सिलिकॉन मेजरिंग कप दोनों ही नहीं है और आप स्टार्टअप थोड़े लो बजट के साथ करना चाहते हैं, तो भी एक तरीका है। नंबर 3, मेजरिंग विद कप्स। अगर आपकी रेजिन 2:1 है तो जितने कप आप रेजिन के डालेंगे उससे हाफ कप आपको हार्डनर के डालने होंगे। मींस अगर आप 2 कप रेजिन लेते हैं तो उससे हाफ यानी कि 1 कप आपको हार्डनर उसमें डालना होगा। हमारा मेन एम होता है रेजिन और हार्डनर दोनों को प्रिसाइज रेशो में मेजर करना, इसलिए हम कप मेजरिंग तरीके से भी रेजिन एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रेजिन आर्टिस्ट ये तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इवन वेट मशीन या सिलिकॉन मेजरिंग कप खरीदने के भी पैसे बच जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी, और अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, इपोक्सी रेजिन की रेशियोज एक्यूरेट मेजर करने का तरीका तो आपको पता चल गया और आपने इपोक्सी रेजिन एक्यूरेट मेजर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है आइसक्रीम स्टिक या सिलिकॉन स्पैचुला की हेल्प से रेजिन मिक्स करना। नाउ द क्वेश्चन इज, हम डिस्पोजेबल ग्लास, आइसक्रीम स्टिक्स या सिलिकॉन स्पैचुला क्यों यूज करते हैं रेजिन आर्ट में? अगर हम घर के चम्मच या ग्लास यूज करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। चलें दोबारा टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेजिन मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि बस तेज तेज स्टिक को घुमाते रहो कि रेजिन और हार्डनर को मिक्स ही तो करना है। ऐसे करेंगे तो आपके रेजिन में बहुत ज्यादा बबल्स बन जाएंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि स्टिक को स्लोली घुमाना है और जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है, बार बार डायरेक्शंस नहीं चेंज करनी। मींस अगर आप स्टिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एंड तक आपने उसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एंड तक स्लोली आपने उसी डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि आपके रेजिन में जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रेजिन ठीक से मिक्स हो गई है या नहीं हुई, और बबल्स क्या होते हैं? और अगर हम स्लोली भी रेजिन मिक्स करें तो भी थोड़े बहुत बबल्स रह जाते हैं, उनको कैसे खत्म किया जाता है? इन सब का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। मेरा आप सबसे सवाल है, जब आप इपॉक्सी रेजिन यूज करेंगे तो एक्यूरेट रेशियो की मेजरमेंट किस चीज से करेंगे? वेट मशीन से, सिलिकॉन मेजरिंग कप से, या मेजरिंग विद कप्स से? कोई भी रेजिन आर्टिस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए मेजरिंग विद कप्स मेथड क्यों इस्तेमाल नहीं करता? हम घर के चम्मच या ग्लास रेजिन आर्ट के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इपॉक्सी रेजिन ठीक से मिक्स हो गई है या नहीं? और इपॉक्सी रेजिन मिक्स करने में कितना टाइम लगता है? बबल्स क्या होते हैं और उनको कैसे खत्म किया जाता है? इन सब का सवाल आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।